जितने भी डियर है हमें चाहने वाले हैं सबको वेलकम करता हूं। तो यहाँ पे जो है हम लोग ईसीटी के बारे में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रो कन्वल्सन ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रो कन्वल्सन ट्रीटमेंट के बारे में। यह एक जो है ट्रीटमेंट होता है जो एक थेरेपी की तरह काम करता है। यह एक जो है मशीन होता है जो क्या होता है, कोई भी अगर मानसिक रूप से प्रॉब्लम होता है तो अगर उसके ऊपर कोई दवाई का जो है असर नहीं पड़ता है तो उसको जो है यह मशीन के द्वारा यह ईसीटी थेरेपी दिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो क्या करता है, आपके जो भी पेशेंट अगर चाहे वो डिप्रेशन वाला हो, चाहे वो आपका मूड को डिसऑर्डर वाला हो, या फिर जो है वो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट हो, तो इन सारे पेशेंटों का अगर जो है क्या बोलते हैं उसको, दवाई से अगर नहीं कंट्रोल हो पाता है, दवाई अगर नहीं अपना असर दिखा पाता है, तो फिर जो है क्या होता है, उसको मशीन के द्वारा झटका दिया जाता है ब्रेन में। ठीक है, और यही जो मशीन के द्वारा जो झटका दिया जाता है यह इलेक्ट्रोड के थ्रू होता है। चूँकि इसमें वोल्ट पास किया जाता है, यह एक मशीन होता है ईसीडी, जिसमें जो है क्या होता है, वोल्ट मतलब जो है करंट पास किया जाता है, और वो करंट जो है क्या होता है, मशीन से द्वारा इलेक्ट्रोड होता है, उस इलेक्ट्रोड में एक या दो इलेक्ट्रोड के सहायता से जो है मस्तिष्क में क्या होता है, करंट को ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब भेजा जाता है, जिससे जो है ब्रेन में क्या होता है, दौरा उत्पन्न किया जाता है, झटका उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस चलता है, इसके लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसको हम लोग जो है ईसीटी बड़ा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन जो है 11-12 पेज में है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो 7-8 पेज में जो है जरूर जाएगा। ठीक है, यह एक प्योर जो है आपका थियोरिकल है। अब इसको जो है समझना बहुत आसान था, तो हमने इसको 2 पार्ट में किया था। तो ये आखिरी वीक चल रहा था पिछला बार, इसलिए जो है हमको आधा पर स्टॉप करना पड़ा। तो मैकेनिज्म तक, ईसीटी के मैकेनिज्म तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है, फिलहाल आज जो है हम लोग एक और नया क्वेश्चन ऐड किए हैं। बाकी उससे पहले जो है आप उनको यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो आपका ईसीटी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़िया से देखिएगा। आगे है जो है हम रिवीजन कर लेते हैं मैकेनिज्म तक। रिवीजन करने के बाद फिर मैकेनिज्म से जो है ईसीटी के मैकेनिज्म से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल शुरू से एक बार हम लोग क्या पिछला वाला पढ़े थे, मैकेनिज्म तक क्या क्या था, उसको एक बार एक झलक देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, दिमाग में रखिए, ईसीटी पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि इसको परिभाषित करे होता क्या है। ईसीटी का इंडेक्शन और कंट्रा इंडेक्शन क्या होता है, मतलब विपरीत संकेत क्या होता है, संकेत क्या होता है। संकेत के मतलब है कि ईसीटी कब जो है संकेत करता है कि हाँ ईसीटी अब उपयोग किया जाना चाहिए, और कब नहीं किया जाना चाहिए, तो विपरीत संकेत। ठीक है, ईसीटी की प्रोसेस और क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है, सारा चीज़ें जो है देखने वाले। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ईसीटी यह जो है क्या है, दैहिक उपचार विधि है। मतलब यह क्या होता है, यह एक जो है शरीर को उपचार जो है दैहिक उपचार करने वाला विधि है, जिसमें कृत्रिम द्वारा उत्पन्न करने हेतु एक या दो इलेक्ट्रोड की सहायता से करोटी टेम्पोरल क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जो हमारे ब्रेन का जो करोटी टेम्पोरल क्षेत्र है ना, वहाँ पे एक या दो इलेक्ट्रोड के सहायता से कृत्रिम दौरा उत्पन्न किया जाता है, यानी झटका उत्पन्न किया जाता है करोटी टेम्पोरल क्षेत्र में। ठीक है, इस ईसीटी के द्वारा। इसका उपयोग कृत्रिम रूप से ग्रैंड सीजर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका जो उपयोग है, ईसीटी का उपयोग, जिसमें एक या दो इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, यह जो है क्या करता है कि धारा प्रवाहित करता है टेम्पोरल क्षेत्र में, ब्रेन के करोटी के टेम्पोरल क्षेत्र में, जो क्या करता है, कृत्रिम क्या होता है, ग्रैंड सीजर उत्पन्न करने के लिए ईसीटी का उपयोग किया जाता है। समझ गए, ब्रेन में झटका उत्पन्न करने के लिए। यही देख सकते हैं ईसीटी मशीन है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इस प्रकार से होता है। ये आपका प्लग होता है जो कि यहाँ से जो है करंट पास करता है और इसमें जाता है, और यहाँ से फिर करंट जो है आउटपुट होकर इलेक्ट्रोड एक यहाँ लगा है और एक यहाँ इलेक्ट्रोड लगा है। कहीं कहीं कंडीशन में एक ही इलेक्ट्रोड होता है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और फिर जो है इसका आउटपुट दिखाता है, और यही जो है क्या होता है, व्यक्ति के ब्रेन में कितना जो है आउटपुट करंट प्रवाहित हो रहा है दिखता है। समझ गए, चलिए। तो ये ईसीटी होता है। अब टेम्पोरल क्षेत्र क्या होता है, देखिए, एक कंडीशन होता है जो कि सामने वाला क्षेत्र में लगा होता है, या दोनों कान के बगल में, आँख के पीछे और कान के बीच में, और दोनों साइड से लगा होता है। ठीक है, ये चीज़ देख लिए। चलिए,
अब देखिए यहाँ पे हम लोग से ईसीटी जान गए, तो हम लोग से क्या पूछा था कि ईसीटी का प्रयोग संकेत बताइए। तो देखिए मतलब ईसीटी कब संकेत करता है कि हाँ अब ईसीटी चाहिए, ईसीटी का यूज होना चाहिए, कब? तो देखिए जैसे मनोविकृति, जैसे मूड डिसऑर्डर, तो मूड डिसऑर्डर वाले कौन कौन से बीमारी है, यही प्रश्न आज देखेंगे, जिसमें आप लोग ये पहचान पाएंगे कि कौन सा रोग जो है किस कैटेगरी का है। आप लोग बहुत सारे रोग देख लिए हैं मूड डिसऑर्डर में, डेरेलियम में, डेमनीशिया में, ठीक है, बहुत सारे बीमारी देख लिए, लेकिन आप लोग को पता ही नहीं चलता होगा कि कौन सा बीमारी है जो क्या उत्पन्न करता है ब्रेन में। आप लोग को पता चलता होगा कि ये जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, नॉर्मली वर्ड तो बहुत सारा देखने को मिल गया, लेकिन सबका मतलब आपको लगता होगा कि ब्रेन में ही सिर्फ समस्या उत्पन्न होता है। देखिए ब्रेन में अलग अलग समस्या उत्पन्न होता है। एक ब्रेन में समस्या उत्पन्न होता है कि आदमी जो है गलत गलत धारणा सोचता है। एक ब्रेन में समस्या उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति होता है पूर्व के कोई चीज़ होता है तो पूर्व के एकदम दिमाग से सारा चीज़ें हट जाता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, ठीक है। एक ऐसा बीमारी होता है कि कभी आदमी एकदम खुश हो जाता है, कभी एकदम जो है हंसने लगता है, कभी रोने लगेगा, कभी बहुत चीज़ों से डरने लगता है, फोबिया होता है। तो तमाम तरीक़ा के बीमारी जिसको हम लोग देखने वाले हैं, आज देखेंगे, ठीक है। फिलहाल देखिए कि ईसीटी का इंडेक्स जो है इंडेक्शन कब होता है, कब जो है किस कंडीशन में जो है। तो देखिए पहला है मनोवृत्ति विकार की अवस्था में, जैसे कंडीशन ऑफ मूड डिसऑर्डर, जब मनोविकार की स्थिति उत्पन्न होता है तो जो है वहाँ पे क्या किया जाता है, ईसीटी दिया जाता है। जैसे मूड डिसऑर्डर कौन कौन सा है, सन्निपात है, उन्माद है, समझ गए, सन्निपात है, उन्माद है, भयानक पागलपन है, सीजर दौरा पड़ने पर, और अंगीय मनोवृत्ति विकारों में, मतलब कोई ऐसा अंग है जिसके मनोवृत्ति विकार है, मतलब कुछ ऐसे शरीर का अंग है जिसके कारण आपके मन में जो है गलत धारणा बन चुका है, तो ये आपका होता है अंगीय मनोवृत्ति विकार, समझ गए। तो मूड डिसऑर्डर मनोविकृति अवस्था में क्या होगा, जैसे सन्निपात, डिलीरियम, उन्माद, डेमनीशिया, ठीक है, भयानक पागलपन, दौरा पड़ने पर, और अंगीय मनोवृत्ति में, ये सब मूड डिसऑर्डर है, ठीक है। इस अवस्था में जो ईसीटी दिया जाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका सिजोफ्रेनिया की अवस्था में, मानसिक विखंडता की अवस्था में, जैसे किसी को जो है मन विखंडित होता है तो क्या क्या होता है, हिंसक प्रवृत्ति को होता है, आत्महत्या की भय की स्थिति में होता है, मूर्छा होने पर, स्टूपर होने पर, उत्तेजना होने पर, एक्साइटमेंट होने पर, समझ गए। तो इन सारे स्थिति में जो है क्या होता है, सीजर उत्पन्न होता है सिजोफ्रेनिया में। और ये जो है पहला क्या था, मूड डिसऑर्डर की अवस्था में, दूसरा सिजोफ्रेनिया की अवस्था में। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, हिंसक प्रवृत्ति होना, मूर्छा आना, आत्महत्या की स्थिति उत्पन्न होना, उत्तेजना होना, ये सब जो है होता है मानसिक विखंडता। जबकि यहाँ पे आपका था मूड डिसऑर्डर में क्या था कि सन्निपात है, उन्माद है, भयानक पागलपन है, दौरा है, अंगीय मनोवृत्ति है, समझ गए। दोनों अलग अलग है। एक है जिसमें मन खंड खंड हो जाता है, विखंडित हो जाता है, जिसमें हिंसक मन हो जाता है, आत्महत्या का मन होने लगता है, मूर्छा आने लगता है, उत्तेजना आने लगता है, ठीक है। और एक बीमारी है जिसमें मानसिक तौर पे व्यक्ति जो है क्या होता है, गंभीर स्थिति में चला जाता है। एक है जिसमें व्यक्ति हिंसक हो जाता है, खतरनाक हो जाता है, दूसरे को जो है लॉस पहुंचाने लगेगा या खुद को लॉस पहुंचाएगा, तो सिजोफ्रेनिया होता है। मूड डिसऑर्डर में आदमी का जो मन है वो भ्रमित होने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, तो वो मूड डिसऑर्डर था ऊपर, समझ गए। यहाँ पे देखिए मनोविकार रोधी दवाइयाँ के विपरीत चिन्ह उपस्थित होने पर, जैसे कुछ ऐसे मनोविकार दवाइयाँ ले रहे हैं और उसका जो है साइड इफेक्ट दे रहा है, तो ये सिजोफ्रेनिया के अंतर्गत आता है, समझ गए। चलिए तीसरा है आपका कंडीशन ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, अवसाद की अवस्था में। अब ये सब जो है क्या देख रहे हैं हम, चिन्ह देख रहे हैं कि कहाँ जो है आपका ये, हम ये सब चिन्ह देख रहे हैं, संकेत देख रहे हैं कि कहाँ जो है आपका ईसीटी प्रयोग किया जाएगा, संकेत करेगा, ठीक है। तो देखिए अवसाद, किसी व्यक्ति को अगर डिप्रेशन जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो क्या क्या सोचता है, उसके अंदर आत्महत्या का मन आने लगता है, भय उत्पन्न होने लगता है। अवसाद रोगी दवाइयाँ का संतोषजनक परिणाम न मिले, अब कोई डिप्रेशन का दवाइयाँ ले रहा है लेकिन उसको कोई फायदा नहीं पहुँच रहा है, तो इस कंडीशन में जो है क्या होता है, उसको ईसीटी दिया जाएगा। तो वही कहता है कि अवसाद रोगी दवाइयाँ का अगर
संतोषजनक परिणाम न आ रहा है तो जो है ईसीटी दिया जाता है। अवसाद रोगी दवाइयाँ के विपरीत चिन्ह उपस्थित होने पर, अब कोई डिप्रेशन का दवाई ले रहा है लेकिन उसमें साइड इफेक्ट दिख रहा है तो ये दवाइयाँ छोड़कर ईसीटी उसको दिया जाएगा, ठीक है। जल्दी परिणाम प्राप्त करने के लिए मंद बुद्धि के दौरान अवसाद, अगर चाहिए जल्दी परिणाम चाहिए तो ईसीटी करवाना पड़ता है, ठीक है। मंद बुद्धि के दौरान अगर डिप्रेशन है तो इसके लिए जो है आपके क्या किया जाता है, ये चीज़ें किया जाता है। और चौथा आपका है कि असहयोगी मरीज के उपचार में, कोई ऐसा मरीज है जो काफ़ी विध्वंसक है, वो बिल्कुल जो है ट्रीटमेंट नॉर्मल ट्रीटमेंट में जो है सहायता नहीं कर रहा है तो उसको जो है ईसीटी दिया जाता है। तो ये अवस्था हम लोग संकेत देख लिए, कौन कौन सा अवस्था था। पहला था मूड डिसऑर्डर मनोविकार की अवस्था में, दूसरा था विखंडित मनोविकार की अवस्था में यानी सिजोफ्रेनिया अवस्था में, तीसरा आपका था कि डिप्रेशन की अवस्था में मतलब अवसाद की अवस्था में, ठीक है। चौथा क्या है कि असहयोग मरीज के उपचार में, क्या चीज़, असहयोग मरीज के उपचार में, जो सहयोग ना करे उपचार में उसको ईसीटी दिया जाता है। अब देखिए मैं बताता हूँ, किसी को अगर ये अंदर वाला चीज़ें सब नहीं याद है तो आप सिर्फ 4 पॉइंट याद रखिए जो मैंने अभी बताया। यहाँ पे नॉर्मल जो 4 पॉइंट है जैसे मूड डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन और ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ अनकोऑपरेटिव पेशेंट, ये 4 पॉइंट याद रखिए। आप ये पॉइंट भी लिख दीजिएगा तो आपको अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए विपरीत संकेत क्या है देख लीजिए। जैसे है रिलेटिव फीचर, संबंधित लक्षण, अगर कोई ईसीटी करवाता है तो उसमें जो है ईसीटी मतलब विपरीत संकेत क्या क्या देखने को मिलता है जहाँ पे ईसीटी नहीं करवाना चाहिए। तो पहला क्या है, संबंधित लक्षण है। संबंधित लक्षण में क्या है कि अस्थिभंग है, वृद्धावस्था है, उच्च रक्तचाप है, गर्भावस्था है, हृदय संचयी हृदयपात है, हृदय पेशीरोध गलन है, ठीक है, और दृष्टि पटल विच्छेदन है। अगर ये सब किसी पेशेंट को है संबंधित अगर लक्षण दिखाई देता है, कोई व्यक्ति में अगर पागलपन भी है, चाहे जो ऊपर हम लोग 4 अवस्था देखें उसमें से कुछ भी है और ये सब भी साथ में है तो ये सब जो है उसके ये संकेत करता है कि भाई ये विपरीत संकेत है कि नहीं देना चाहिए। तो ये संबंधित लक्षण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे निश्चित लक्षण है कि किसी में निश्चित लक्षण ये सब दिखता है। जैसे निश्चित लक्षण है कि रक्त वाहिनी फूल जाना, अगर किसी को ईसीटी दिलाते हैं तो ये लक्षण सब निश्चित दिखता है। जैसे रक्त वाहिनी मतलब ब्लड वेसल्स का फूल जाना, रोगी का अंतः कपाल दब अधिक होना मतलब उसके जो इंट्रा क्रेनियल जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रक्त का इकट्ठा होने पर अबूर्त मतलब उसका जो है रक्त इकट्ठा क्लॉटिंग होने लगेगा और अंतः क्रेनियल इंट्रा क्रेनियल प्रेशर बढ़ने लगेगा और रक्त वाहिनी फूल जाएगा। तो ये सब जो है ये तीनों निश्चित लक्षण है जो कि ईसीटी के बाद विपरीत संकेत में दिखता है, ठीक है। लेकिन ऊपर जो था वो संबंधित था कि दिख भी सकता है या नहीं भी दिख सकता है, लेकिन वहाँ पे ईसीटी जो है वो विपरीत संकेत दिखा सकता है, ये चीज़ बताता है। समझ गए? चलिए तो जब आप इसका जो है क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देखे हैं कि ईसीटी के विपरीत संकेत में, ईसीटी के संकेत में 4 अवस्था देख लिए। अब ईसीटी के विपरीत संकेत में मात्र 2 चीज़, निश्चित लक्षण और संबंधित लक्षण और निश्चित लक्षण, ठीक है। ये आपका विपरीत संकेत में लिखिएगा, ठीक है। अब ईसीटी देने की प्रक्रिया, ईसीटी के जो देने की प्रक्रिया होती है, मेथड ऑफ गिविंग ईसीटी। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि ईसीटी होता क्या है, ईसीटी किसको दिया जाएगा, मतलब ईसीटी जो है ईसीटी का संकेत क्या होगा कि ईसीटी दिया जाएगा। तो 4 अवस्था था संकेत में तो उसको हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग विपरीत संकेत देख रहे हैं तो दो अवस्था, निश्चित लक्षण और संबंधित लक्षण दोनों देख लिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि अब ईसीटी देने का संकेत और विपरीत संकेत देख लिए कि तो अब देखेंगे भाई ईसीटी दिया जाएगा तो इसका प्रोसेस क्या होगा, पर किस प्रक्रिया के तहत जो है ईसीटी दिया जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, देखिए अब ईसीटी जो होता है यह औषधि के आधार पर होता है और एक आधार जो होता है वह इलेक्ट्रोड के स्थिति के आधार पर होता है, ठीक है। अब देखिए औषधि के आधार पर अगर ईसीटी दिया जा रहा है तो देख लीजिए, पहला होता है प्रत्यक्ष ईसीटी, डायरेक्ट ईसीटी दिया जाता है, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष ईसीटी। देख लीजिए
प्रत्यक्ष ईसीटी डायरेक्ट ईसीटी है जो औषधि के आधार पर है। यह प्रक्रिया देने का ईसीटी देने का प्रक्रिया है। प्रक्रिया में पहला जो है आपका क्या है, औषधि के आधार पर, दूसरा है इलेक्ट्रोड के आधार पर। तो औषधि के आधार में दो है, प्रत्यक्ष ईसीटी और अप्रत्यक्ष ईसीटी। समझ गए। देखिए इस प्रक्रिया में रोगी को बिना बेहोश किए ही ईसीटी दिया जाता है। यह संशोधित ईसीटी से अधिक प्रभावी है, परंतु इसके पार्श्व प्रभाव जो है अधिक है। ठीक है। देखिए जो प्रत्यक्ष ईसीटी होता है यह क्या होता है, रोगी को बिना बेहोश किए ही ये ईसीटी दिया जाता है। ठीक है। जो क्या होता है कि ये ईसीटी देने के बाद व्यक्ति को जो है इसका प्रभाव अधिक दिखता है। ठीक है। लेकिन यह जो है ईसीटी से अधिक प्रभावी नहीं होता है। ठीक है। संशोधित ईसीटी से जो है क्या होता है, प्रभावी अधिक नहीं होता है। कौन, प्रत्यक्ष वाला। जबकि जो अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट ईसीटी है, तो इसमें रोगी को ईसीटी से पूर्व मांसपेशीय शिथिलता व बेहोशी के लिए औषधियाँ दी जाती है। इसके पार्श्व प्रभाव बहुत कम होते हैं। इसे मॉडिफाइड ईसीटी भी कहा जाता है। देखिए जो अप्रत्यक्ष ईसीटी है इसे मॉडिफाई यानी संशोधित ईसीटी भी कहते हैं, और इसका जो प्रभाव होता है बहुत अच्छा होता है, यानी प्रत्यक्ष वाला से ज़्यादा प्रभाव इसका होता है, जो बेहोशी के बाद दिया जाता है पेशेंट में। और इसके जो देने के बाद जो है प्रभाव, जो पार्श्व प्रभाव होता है एक कम होता है, यह उसी समय प्रभाव करता है, बाद में प्रभाव ये नहीं करता है। बट जो प्रत्यक्ष होता है यह बाद में प्रभाव डालता है, लेकिन उस समय यह कम प्रभावित होता है। ठीक है। समझ गए दोनों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को। ये औषधि के आधार पर है। औषधि आधार मतलब पहला में बेहोश नहीं होगा, दूसरा में बेहोश होगा। ठीक है। समझ गए। चलिए अब दूसरा है इलेक्ट्रोड के आधार पर। ठीक है। इलेक्ट्रोड, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड, इस मतलब कहाँ पे जो है इलेक्ट्रोड स्थित होगा और ये दिया जाएगा। तो देख लीजिए जैसे है यूनिलेटरल और बाईलेटरल। क्या है, यूनिलेटरल और बाईलेटरल, यहाँ भी दो है। ठीक है। ये सब हम अभी देख रहे हैं ईसीटी देने की प्रक्रिया, जिसमें था औषधि आधार, उसमें भी दो था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रोड के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड के आधार है तो इलेक्ट्रोड दो है, यूनिलेटरल ईसीटी और बाईलेटरल ईसीटी। समझ गए। चलिए देख लीजिए यहाँ पे है यूनिलेटरल में कि इसका प्रयोग तुलनात्मक रूप से कम किया जाता है, लेकिन यह अधिक सुरक्षित होती है। इसमें एक इलेक्ट्रोड को नॉन डोमिनेंट साइड के टेम्पोरल क्षेत्र पर रखा जाता है तथा दूसरे इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क की मध्य रेखा के पास नॉन डोमिनेंट साइड पर ही रखा जाता है। अर्थात दाएं से काम करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क के बाईं ओर इलेक्ट्रोड रखा जाता है। देखिए जो यूनिलेटरल होता है ना, ये जो होता है तुलनात्मक रूप से इसका उपयोग यूनिलेटरल वाला का कम किया जाता है, लेकिन यह ज़्यादा सुरक्षित होता है। जिसका उपयोग कम किया जा रहा है वो अधिक सुरक्षित है। ठीक है। जो बाईलेटरल होगा उसका उपयोग ज़्यादा होगा, लेकिन वह कम सुरक्षित होता है। ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए। जो यूनिलेटरल होता है तो अगर कोई व्यक्ति है तो उसको जो है एक इलेक्ट्रोड को नॉन डोमिनेंट साइड के टेम्पोरल क्षेत्र पर रखा जाता है। ठीक है। जबकि जो दूसरे इलेक्ट्रोड है वो मस्तिष्क के मध्य रेखा के पास में रखा जाता है, नॉन डोमिनेंट साइड पर, यानी रखा जाता है दो नॉन डोमिनेंट साइड पर ही, लेकिन एक जो रखा जाता है वह मस्तिष्क के मध्य रेखा के पास और एक रखा जाता है टेम्पोरल क्षेत्र पर। समझ गए। याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रोड जो है नॉन डोमिनेंट क्षेत्र के टेम्पोरल क्षेत्र पर रखा जाता है, जबकि दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो नॉन डोमिनेंट के पास साइड पर रखा जाता है मस्तिष्क के मध्य में। ठीक है। अर्थात जो दाएं हाथ से काम करने वाला व्यक्ति है उसको बाएं मस्तिष्क की तरफ रखा जाता है, और जो बाएं से साइड से काम करने वाला है उसको दाएं मस्तिष्क की ओर रखा जाता है। तो ये यूनिलेटरल होता है। समझ गए। चलिए अब देखिए बाईलेटरल क्या कहता है। बाईलेटरल क्या कहता है, यह ईसीटी का सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाने वाला तरीका है। इस विधि में इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क के दोनों तरफ के टेम्पोरल क्षेत्र आँख के लैटरल कैंथस से उसी तरफ के कान के मध्य खींची गई रेखा से 1 से 1.5 इंच की दूरी पर स्थित बिंदु पर रखा जाता है। सीधा समझिए, मैंने ऊपर बताया कि दोनों साइड कान है, कान से आगे जो है आँख होता है, तो आँख और कान के बीच जो दूरी है यह 1 से 1.5 इंच की दूरी पर दोनों साइड से जो है टेम्पोरल क्षेत्र पर ईसीटी का प्रयोग इलेक्ट्रोड का किया जाता है, दोनों साइड से। ठीक है। और ये जो है आपके आँख और कान के मध्य जो है 1 से 1.5 इंची के बिंदु पर स्थित होता है टेम्पोरल क्षेत्र में। समझ गए। ये आपका बाईलेटरल होता है, इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। समझ गए ना।
चलिए, तो ये यहाँ पे आपका जो है प्रयोग समाप्त होता है, प्रोसेस समाप्त होता है ईसीटी का। दो आधार पर है, एक है औषधि आधार, एक है आपका इलेक्ट्रोड आधार। औषधि आधार दो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आपका इलेक्ट्रोड भी दो है। आपका कौन है, यूनिलेटरल और बाइलेटरल, समझ गए। चलिए, अब हम लोग जो है इतना तक देख चुके थे, मैकेनिज्म पर भी देख चुके थे। मैकेनिज्म देख लिए, कार्य विधि भी हम लोग ईसीटी का देख चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ईसीटी। ईसीटी में जो कार्य विधि होता है या फ्रीक्वेंसी कितना होता है ईसीटी में, देख लीजिए। ईसीटी का उच्चतम प्रभाव 5 से 10 ईसीटी देने के बाद प्राप्त होता है। मानिए कोई व्यक्ति अगर सिजोफ्रेनिया वाला है और वह अधिक पागलपन है, तो जो है अगर उसको ईसीटी दिया जाएगा तो जो है क्या होगा कि उसको 5 से 10 ईसीटी जब दिया जाएगा, उसके बाद इसका असर उसमें उच्चतम प्रभाव अपना प्राप्त करता है ईसीटी, समझ गए। बट किसी को अगर क्रॉनिक सिजोफ्रेनिक है, मतलब बहुत दिनों से सिजोफ्रेनिया है, तो उससे जो है 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता होती है, समझ गए। ऐसे नॉर्मल ईसीटी कितना पर प्राप्त कर लेता है अपना उच्चतम प्रभाव, 5 से 10 पर ही। लेकिन अगर किसी को बहुत दिनों से अगर सिजोफ्रेनिया है, तो उससे जो है 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका कार्य विधि है, समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, अभी देख रहे हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के आधार पर ईसीटी सप्ताह में अधिकतम 3 बार प्रयोग की जा सकती है। ईसीटी ध्यान में दीजिएगा कि इसका क्रिया विधि है कि ईसीटी सप्ताह में अधिकतम 3 बार ही प्रयोग किया जा सकता है, समझ गए। चलिए, अब ईसीटी तकनीक हेतु की जाने वाली तैयारियां। अब हम लोग क्रिया विधि यहाँ पे देख चुके हैं, क्या क्या क्रिया विधि में था कि ईसीटी का उच्चतम प्रभाव 5 से 10 पर ही प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर किसी को क्रोनिक सिजोफ्रेनिक है तो उसे 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता होती है, समझ गए। उसके बाद है ईसीटी सप्ताह में अधिकतम 3 बार ही प्रयोग किया जा सकता है। ईसीटी का मैकेनिज्म समाप्त हुआ, तो हम लोग क्या क्या देखे हैं, संकेत देख लिए, विपरीत संकेत देख लिए, प्रयोग विधि देख लिए, ठीक है, प्रोसेस देख लिए, और हम लोग इसका कार्य विधि भी देख लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि इसका तैयारी कैसे कैसे किया जाएगा। किसी को ईसीटी तकनीक देना है तो इसका जो है तैयारी कैसे होगा, क्या क्या प्रिपरेशन होगा ईसीटी देने में, ठीक है। तो पहला होता है अनुमति लेना। अब मान गए किसी पागल व्यक्ति को ईसीटी मशीन लगाना है, तो अपने मन से थोड़ी ना लगा दीजिएगा। हो सकता है कहीं ईसीटी देने के दौरान उसका मौत हो गया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसके लिए जो है अनुमति लिया जाता है रोगी संबंधियों से, ताकि भाई हम ईसीटी लगाने जा रहे हैं, झटका देने जा रहे हैं ब्रेन में, अगर इसको कोई दुर्घटना होता है तो इसका जवाबदेही हमारे पास नहीं है। यह कानूनी रूप से जो है क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है अनुमति लेना, ठीक है। चलिए, अब दूसरा है ईसीटी रूम तैयार करना, ठीक है। ईसीटी रूम तैयार करने का मतलब है कि ईसीटी में जो जो उपकरण की आवश्यकता होती है उसको जो है ईसीटी रूम में तैयार करके रख ले। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, सक्शन एपार्टस, फेस मास्क, रिसक्शन एपार्टस, ठीक है, एनेस्थेटिक एप्लियंस मतलब बेहोश करने के लिए, इमरजेंसी ड्रग कोई भी आपातकाल होने पर, एम्बुलेंस बैग, बीपी एपार्टस, ठीक है। ये सब जो है एपार्टस होना चाहिए, ठीक है। सक्शन एपार्टस, ठीक है, फेस मास्क, रिसक्शन एपार्टस, एनेस्थेटिक एप्लियंस, इमरजेंसी ड्रग, एम्बुलेंस बैग और बीपी एपार्टस, ठीक है। ये सब जो है ईसीटी रूम में ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए ईसीटी रूम में तैयार करके रखने में, समझ गए। चलिए, ये सब हो गया। तीसरा पॉइंट बनता है कि रोगी को ईसीटी हेतु तैयार करना। रोगी को ईसीटी से 30 मिनट पहले एट्रोपिन सल्फेट सबक्यूटेनियस मार्ग से 1 GM दी जाती है, जिससे स्रावित पदार्थों की मात्रा घटे व हृदय संकुचन में असमानता से सुरक्षा प्राप्त हो। ईसीटी से पूर्व रोगी को एनेस्थेटिक के रूप में थियोपेंटल सोडियम IV मार्ग द्वारा दिया जाता है। अब देखिए, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि रोगी को शरीर में जब ईसीटी देने लगे तो मुंह से कोई झाग वगैरह या उल्टी वगैरह ना हो, इसके लिए जो है क्या किया जाता है कि उससे जो है शराब रोकने के लिए ईसीटी के दौरान उससे जो है 30 मिनट पहले एट्रोपिन सल्फेट सबक्यूटेनियस मार्ग से 1 GM दिया जाता है, ताकि जो भी सेक्रेटरी मटेरियल है वह जो है उसका मात्रा घट सके, और जब ईसीटी दिया जाए तो उस समय उससे झटका लगने पर जो है वह सेक्रेटरी मतलब जो भी
सिक्रेशन वाला पदार्थ है वह बाहर ना निकले, ठीक है। इसलिए जो है दिया जाता है एट्रोपिन सल्फेट अत्वचीय मतलब सबक्यूटेनियस मार्ग से, ये समझ गए। ईसीटी से पूर्व रोगी को एनेस्थेटिक के रूप में थियोपेंटल सोडियम IV मार्ग द्वारा दिया जाता है, मतलब बेहोशी करने के लिए, समझ गए। चलिए तो याद रखिएगा, तीसरा पॉइंट यही था, समझ गए। चलिए ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ईसीटी रूम तैयारी करने में, ठीक है, ईसीटी हेतु तैयार करने में मरीज को, ठीक है। नेक्स्ट है ईसीटी से पूर्व रोगी के शरीर को विश्राम अवस्था में लाने के लिए सस्नाइल कोलाइन 0.3 ml से 0.5 ml तक IV द्वारा दी जाती है। शरीर को विश्राम अवस्था व ईसीटी के दौरान ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है जिससे सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है, अतः वो द्वारा इसको रोका जा सकता है, ठीक है। देखिए होता यह है कि रोगी ज़्यादा अपना हलचल ना दिखाए, ईसीटी के दौरान परेशानी ना करे, इसके लिए रोगी को जो है रेस्ट पोजीशन में लाया जाता है दवाई देकर। उस दवाई का नाम है क्या चीज़, सक्सिनाइल, क्या चीज़, सक्सिनाइल क्लोलाइन, सक्सिनाइल कोलाइन 0.3 ml से 0.5 ml तक IV मार्ग से दिया जाता है ताकि पेशेंट जो है विश्राम अवस्था में हो सके, ठीक है। अब जब पेशेंट विश्राम अवस्था में हो जाता है तो इस दौरान इसी ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, इससे जो है सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है, अतः O2 द्वारा इसे रोका जाएगा, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या हुआ कि ईसीटी से पूर्व रोगी का जो शरीर है वो विश्राम अवस्था में भी किया जाता है, उसके लिए सक्सिनाइल कोलाइन का 0.3 ml से 0.5 ml तक IV द्वारा दिया जाता है, समझ गए। चलिए चौथा है रोगी की सही आरामदायक अवस्था प्रदान करना। रोगी को चपटे बिस्तर सुस्पाइन स्थिति में लिटाना जाना चाहिए ताकि जो कशेरुक दंड में ईसीटी के दौरान जो फ्रैक्चर है उसको रोकने हेतु एक तकिया लगाया जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले समझिए ईसीटी में रोगी को आरामदायक जो है अवस्था देना चाहिए, ठीक है। रोगी को चपटे बिस्तर पर, समझ गए, फ्लैट बिस्तर पर बेड पर सुस्पाइन स्थिति में लिटाया जाना चाहिए तथा जो वर्टेब्रा है, जो कशेरुका है, दंड में ईसीटी के दौरान फ्रैक्चर को रोकने हेतु तकिया लगाना चाहिए, मतलब जो बैक है उसमें जो है फ्रैक्चर ना हो झटके लगने पर, इसके लिए क्या करना चाहिए, तकिया लगाना चाहिए, ठीक है। ईसीटी के दौरान वायु मार्ग को बनाए रखने व जीभ को काटने से बचाने हेतु माउथ गैग का उपयोग करना चाहिए। हो सकता है पेशेंट झटके लगने पर अपना मुंह को दांत से जो है जीभ पर जीभ बैठा ले, दांत पर दांत बैठा ले और दांत को जीभ को काटे अपने दांतों से, ठीक है। इससे बचने के लिए मुंह में जो है माउथ गैग लगा देते हैं ताकि जो है मुंह न खुले, ठीक है। रोगी की गर्दन को सहारा प्रदान करने के लिए सपोर्टिव डिवाइस होनी चाहिए। अब रोगी का जो है गर्दन फ्री होता है, इसके लिए जो है उससे सहारा देने के लिए सपोर्टिव डिवाइस की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट होता है ईसीटी तैयार करने हेतु, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोड की सही स्थिति में लगाना, ठीक है। इलेक्ट्रोड को जेली द्वारा लुब्रिकेट करके ही टेम्पोरल क्षेत्र में लगाना चाहिए, सिर का बाकी क्षेत्र में सूखा होना चाहिए। अब देखिएगा आप लोगों को पता होगा, कभी ईसीजी करवाए होइएगा या ईसीजी के लिए आप जाते होइएगा तो जो ईसीजी होता है, ईसीजी ये भी तो इलेक्ट्रोड ही कंपन करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है ईसीजी कि ईसीजी जो भी करता है ना, तो इसमें जो जो इलेक्ट्रोड 5-6 इलेक्ट्रोड जो लगा होता है, देखते होइएगा कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोड लगाना होता है ना वहाँ वहाँ पे लुब्रिकेंट जो है हल्का हल्का लगा देता है और फिर वहाँ पे जाके ये आपका जो भी इलेक्ट्रोड होता है ईसीजी का वो उस पर बैठा दिया जाता है और फिर मशीन को ऑन किया जाता है और वो क्या करता है वहाँ पे प्रेशर करता है, ठीक है ना, उस लुब्रिकेंट वाले जगह पे। ठीक इसी प्रकार से आपका ईसीजी ये ईसीटी भी काम करता है, ठीक है, कि जहाँ भी अगर टेम्पोरल क्षेत्र पर लगाना है इलेक्ट्रोड को वो जेली लुब्रिकेंट करके ही टेम्पोरल क्षेत्र में लगाना चाहिए और बाकी क्षेत्र को सूखा होना चाहिए, समझ गए। 5वां पॉइंट। छठा पॉइंट है कि रोगी में सीजर उत्पन्न करना व उनका अवलोकन करना। रोगी को औषधि देने के 30 मिनट बाद जो है, समझ गए, रोगी, छठा पॉइंट देखिएगा कि रोगी में सीजर उत्पन्न करना व उनका अवलोकन करना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रोगी में सीजर उत्पन्न कीजिए और उसका अवलोकन कीजिए, ठीक है। औषधि देने के 30 मिनट बाद 17 से 130 वोल्ट का करंट जो है 0.6 से 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाता है। देखिए
दवाई के 30 मिनट बाद, मतलब जो भी दवाई दे चुके हैं ना, चाहे वो एनेस्थेटिक का हो, चाहे वो विश्राम का हो, चाहे वो आपका क्या चीज़ का हो, शराब कम करने वाला हो, ये सब दवाइयाँ देने के 30 मिनट बाद 17 से लेकर 130 वोल्ट का करंट जो है 0.6 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है। इतना वोल्ट का करंट, समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है। इससे एक ग्रैंडमल सीजर की उत्पत्ति होती है। ग्रैंड सीजर के निम्न भाग होते हैं, समझ गए। चलिए अब देखिए 30 मिनट बाद जो दवाइयाँ दे दिया जाता है, इसके बाद 17 से लेकर 130 वोल्ट का करंट जो है प्रवाहित किया जाता है 0.6 सेकेंड से 1 सेकेंड के लिए, समझ गए, जिससे जो है ग्रैंडमल सीजर उत्पत्ति होती है। एक ग्रैंड सीजर के निम्न भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं देख लीजिए। अब पहला जो भाग है वो आपका है क्रॉनिक फेज, ठीक है। ये सब ग्रैंडमल सीजर है, जो झटका उत्पन्न होता है ना, तो उससे जो है ग्रैंडमल सीजर उत्पन्न होता है। अब ये जो ग्रैंड सीजर होता है, इसका निम्न भाग होता है, फेज होता है। पहला है क्रॉनिक फेज। क्रॉनिक मतलब होता है क्या चीज़, एक्यूट, और क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब होता है जीर्ण, मतलब तीव्र देरी से, ठीक है। इसकी अवधि लगभग 1 सेकेंड होती है। इसमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं। जो क्रॉनिक वाला होता है तो अवधि अधिक ही होता है क्रॉनिक का, तो ये जो है 1 सेकेंड तक होता है, और अधिकतम 1 ही सेकेंड तक जो है आपका होता ही है ईसीटी, ठीक है। इसमें जो लक्षण दिखाई देता है वो आपका निम्न प्रकार से होता है। पहला है स्थिति पुतलियाँ, समझ गए। स्थित मतलब जो पुतली है वो स्थित होता है। धनुषाकार शरीर स्थिति, बंद मुट्ठी, नीली त्वचा। जो ग्रैंडमल सीजर उत्पन्न होता है ना, 17 से लेकर 130 वोल्ट का जब प्रवाहित किया जाता है विद्युत धारा 0.6 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड तक, तो जो क्रॉनिक फेज है इसका जो है अधिकतम 1 सेकेंड का समय होता है। इसमें जो होता है व्यक्ति जो है धनुषाकार शरीर हो जाता है, बंद मुट्ठी हो जाता है, त्वचा नीला पड़ जाता है उसी 1 सेकेंड में, ठीक है। और स्थिति जो है पुतली जो है ये स्थित हो जाता है, समझ गए। तो ये जो है लक्षण दिखता है क्रॉनिक फेज में, समझ गए। ये सब है जो झटका देने के बाद जो है दिखता है, ठीक है। चलिए अब आता है टॉनिक फेज। टॉनिक फेज क्या है, इसकी समान अवधि 35 से 40 सेकेंड की होती है। इसमें निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। अब जिस प्रकार से क्रॉनिक फेज था, मतलब क्रॉनिक मतलब क्या, दीर्घ होता है, और ईसीटी का दीर्घ कितना होता है, एक ही सेकेंड होता है सबसे ज़्यादा, उससे कम होता है, ठीक है। तो वो था आपका क्रॉनिक। टॉनिक फेज है कि इसका समान अवधि 35 से 40 सेकेंड की होती है। इसमें निम्न लक्षण दिखाई देता है, समझ गए। देख लीजिए क्या क्या दिखाई देता है। जिस प्रकार से ऊपर आप लोग देखे हैं धनुषाकार पुतली स्थित, बंद मुट्ठी और नीली त्वचा होता है, उसी प्रकार से टॉनिक फेज में जो लक्षण दिखाई देता है वो होता है प्लेंटर फ्लेक्जन, समझ गए। प्लेंटर फ्लेक्जन, मांसपेशियों में संकुचन व सिंथलन, ब्लेफेरोस्पाम मध्य प्रकार की मांसपेशीय क्रियाएं, मतलब जो मांसपेशी का काम है वो मध्य मॉडरेट हो जाता है, ठीक है, या संकुचन या स्थिर हो जाता है, या ब्लेफेरोस्पाम होता है, समझ गए। तो ये आपका होता है, दिखाई देता है प्लेंटर फ्लेक्शन, मांसपेशियों में संकुचन शिथिलता, ब्लेफेरोस्पाम और मध्य प्रकार की मांसपेशीय क्रियाएं, समझ गए। ये चीज़ समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे तीसरा जो फेज है हम लोग अभी देखें क्रॉनिक फेज, टॉनिक फेज, ठीक है। अब तीसरा और लास्ट फेज है कि रिलैक्सन फेज। इसमें रोगी की पूर्णतः ईसीटी के बाद विश्राम स्थिति में रहता है, समझ गए। ये देखिए जो आपका ये जो समय होता है ना, ये अनुसार दिया जाता है कि पेशेंट कितना ज़्यादा जो है खतरनाक है, समझ गए। उसी अनुसार जो है ईसीटी का चयन किया जाता है, ठीक है, कि कितना देर का ईसीटी, 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 40 सेकेंड या 1 सेकेंड, सॉरी, समझ गए ना। तो ये जो चीज़ें आपका होता है, समझ लिए। चलिए तो ये जो आपका होता है यहाँ पे जो आपका रिलैक्सन जो फेज होता है, इसमें जो ईसीटी देने के बाद जो होता है पूर्णतः रोगी क्या होता है, विश्राम के स्थिति में होता है, समझ गए। इसमें रोगी जो है पूर्णतः विराम के स्थिति में, मतलब रिलैक्सन फेज में होता है, समझ गए। चलिए तो ये आपका 3 फेज उत्पन्न होता है। तीनों फेज को हम लोग यहाँ पे देखे हैं, समझ गए। चलिए
चलिए, आपको एक चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। क्या चीज़ समझ में आया होगा कि जो आपका क्रॉनिक फेज था उसका 1 सेकेंड का समय था, ठीक है, 1 सेकेंड का। जो टॉनिक फेज था उसका 35 से 40 सेकेंड का समय था, ठीक है, 35 से 40 सेकेंड का समय था, ठीक है। और उसके बाद जो आपका है रिलैक्सन फेज, तो इसमें जो मरीज होता है बिल्कुल विश्राम की स्थिति में रहता है। समझ गए, तीनों फेज समझ गए। एक कब होता है फेज उत्पन्न, जब जब 17 से लेके 140 से 130 वोल्ट का 0.6 से 1 सेकेंड के लिए जब जो है विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। समझ गए। और जो उसके बाद जो ग्रेनुलर सीजर उत्पन्न होता है तो 3 फेज में होता है। ये तीनों फेज जो है इस प्रकार से होता है, जो कि ऊपर देखें, ठीक है। अब देखेंगे कि ईसीटी के कारण उत्पन्न जटिलता, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू ईसीटी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन मतलब अब ईसीटी देने के बाद क्या क्या जटिलता होता है देख लीजिए एक बार, ठीक है। कि देखिए, ईसीटी देने के बाद स्मृति का लोप हो जाएगा, मतलब मेमोरी लॉस हो सकता है, जिसको एमनेसिया बोलते हैं, ठीक है। भ्रम हो सकता है, पोस्ट ईटीजी कन्फ्यूजन हो सकता है, मतलब ईसीटी के बाद जो है भ्रम पैदा हो सकता है। समझ गए। सिर दर्द हो सकता है, जीभ काटना, टंग वाइट हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, अस्थि संधियों में टूटन हो सकता है, और मुंह सूखना, उल्टी होना, जी मचलना, ये सब जो है जटिलता दिखता है। समझ गए। नेक्स्ट आपका देखिएगा, अधिक पसीना आना, श्वसन में कठिनाई, जिसको डिस्पेनिया बोलते हैं, मल व मूत्र त्यागना में प्रॉब्लम, एकाग्रता घटना। समझ गए। कंस्ट्रेशन ऑफ, समझ गए, डिक्रीजेज ऑफ कंस्ट्रेशन, तो ये जो है आपका होता है। समझ गए। फिलहाल हम लोग एक क्वेश्चन लेकर आए थे, मानसिक विकारों का वर्गीकृत कीजिए मेंटल डिसऑर्डर का, जो कि आज संभव नहीं है, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। हम सोचे हैं कि जो है ईसीटी को सीधा जहाँ तक कर चुके थे उसको सीधा सीधा कर करके बढ़ा कर चलेंगे और आगे नए क्वेश्चन देखेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। हम टोटल को फिर से समझा दिए हैं एक बार। अच्छा ही हो गया कि ईसीटी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ईसीटी का जटिलता क्या है, स्मृति लोप, भ्रम, सिर दर्द होना, जीभ काटना, दिल का दौरा पड़ना, अस्थि संधियों में टूटन होना, मुंह सूखना, उल्टी होना, जी मचलना, अत्यधिक पसीना आना, श्वसन में कठिनाई, मल व मूत्र त्यागना, एकाग्रता घटना। समझ गए। ये सब जो है ईसीटी का जटिलता होता है, या इसी को कहे तो साइड इफेक्ट होगा। समझ गए। ईसीटी देने के बाद तो देखिए ईसीटी में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। तो ईसीटी में बस 4-5 चीज़ें था, वो याद रखिएगा, जैसे ईसीटी का संकेत, ईसीटी का विपरीत संकेत, ठीक है। संकेत में 2 लक्ष्य है, 2 चीज़ें देखे हैं। संकेत में जो है हम लोग 3-4 अवस्था देखे हैं, ठीक है, कि कब कब जो है संकेत करेगा। विपरीत संकेत में 2 देखे हैं, निश्चित देखे हैं, संबंधित लक्षण देखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको जो है विधि, प्रयोग विधि में, मतलब इसका प्रयोग जो है कैसे भी किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है प्रयोग में हम लोग देखे हैं 2 आधार पर प्रयोग किया जाएगा, एक औषधि के आधार पर, एक इलेक्ट्रोड के आधार पर। दोनों में दो था, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और यूनिलेटरल, बाइलेटरल, ठीक है। उसके बाद क्रिया विधि में आए हैं। क्रिया विधि के बाद जो है ईसीटी के लिए रूम कैसे तैयार, मरीज का कैसे जो है ईसीटी के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। ईसीटी के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं, तो अनुमति लेना आवश्यक है, ठीक है। ईसीटी के लिए रूम तैयार करना, क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद हर एक पॉइंट अलग अलग देखते गए हैं कि ईसीटी के जो है मरीज का क्रिया विधि, ईसीटी का क्रिया विधि देखे हैं कि ईसीटी कैसे काम करता है, ठीक है। सारा चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब ईसीटी का एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कंप्लीट। एक क्वेश्चन आपका जो बनेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन बनता है कि ईसीटी के बाद और ईसीटी के पहले मरीज का देखभाल कैसे किया जाएगा, यानी ईसीटी देने से पहले और ईसीटी देने के बाद नर्सिंग देखभाल कैसे किया जाएगा, बताइए। तो वो क्वेश्चन ऑलरेडी जो है हम लोग बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, जाके प्ले लिस्ट में देखिएगा। मैं एग्जाम टारगेट मेंटल हेल्थ नर्सिंग 21 से 22 आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट आज एक देख चुके हैं ईसीटी का, तो बाकी आपका जो क्वेश्चन बनता है मैं करा दिया। अब जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का 4-5-6 क्वेश्चन और है, जिसको शायद उम्मीद है कि सप्ताह में इसको जो है हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग समाप्त हो जाएगा। समझ गए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।